नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारियाँ लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं। पहला, दोस्तों क्या आप लेपिडोडेंड्रोन के बारे में जानते हैं? लेपिडोडेंड्रोन परिवार के लेपिडोडेंड्रेंडेसेई से संबंधित आदिम संवहनी पौधों का एक विलुप्त जीन है जो लाइकोपोडियोप्सिडा के एक समूह का हिस्सा है जिसे स्केल ट्री या आर्बोरेसेंट लाइकोफाइट्स के रूप में जानता है, जो क्विलवॉट्स और लाइकोप्सिड्स से संबंधित है। वे कोयला वन वनस्पतियों का हिस्सा है। वे कभी कभी 50 मीटर की ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं और चड्डी अक्सर 1 मीटर व्यास से अधिक होती है। वे कार्बोनिफेरस अवधि के दौरान फले और फूले। कभी कभी गलती से विशाल क्लब काई कहा जाता है। जीनस वास्तव में आधुनिक क्लब मास की तुलना में आधुनिक क्विलवॉट्स से अधिकतम निकट रखता है। पॉलियोबोटनी के भीतर उपयोग किए जाने वाले फॉर्म वर्गीकरण प्रणाली के भीतर लेपिडोडेंड्रोन का उपयोग पूरे पौधों के साथ साथ विशेष रूप से उपजी और पत्तियों के लिए भी किया जाता है। लेपिडोडेंड्रोन नाम ग्रीक लेपिस स्केल और डेंड्रोन पेड़ से आया है। विकास के शुरुआती चरणों के दौरान लेपिडोडेंड्रोन जैसे वृक्षारोपण लाइकोफाइट्स एकल अशाखित चड्डी के रूप में विकसित हुए, जिसमें पत्तियां स्केल लीफ बेस से निकल रही थी। पेड़ों की वृद्धि के अंत में ट्रंक के निचले हिस्से पर पत्ते गिर गए थे और लेपिडोडेंड्रोन में ट्रंक के ऊपरी हिस्सों को एक ताज में विभाजित किया गया था। विकास के शुरुआती चरणों के दौरान लेपिडोडेंड्रोन प्रजातियां आकार में आधुनिक पेड़ों के बराबर थी। पौधों के आधार पर 2 मीटर चौड़ा पतला ट्रंक था जो लगभग 40 मीटर और यहाँ तक कि कभी-कभी 50 मीटर तक भी बढ़ गया। क्षैतिज रूप से फैलने की एक भूमिगत प्रणाली से यह उत्पन्न हुआ। शाखाएं जो कई जड़ों से ढकी हुई थी। हालांकि पेड़ों की ऊंचाई पौधों को आधुनिक पेड़ों के समान बनाती है। शाखाओं की निरंतर द्विविभाजन ने एक आदत पैदा की जो आधुनिक पेड़ों के विपरीत है। शाखाओं के सिरों पर अंडाकार आकार के शंकु होते थे, जिनका आकार स्प्रूस या देवदार के आधुनिक शंकु के समान होता था। पेड़ों के तने में एक यूनिफेसियल वैस्कुलर कैम्बियम था जो आधुनिक पेड़ों के बाइफेशियल वैस्कुलर कैम्बियम के विपरीत था। यद्यपि आधुनिक वृक्षों का द्विविभाजित कैम्बियम द्वितीयक फ्लोएम और जाइलम दोनों का उत्पादन करता है। लेपिडोडेंड्रोन पेड़ों के एक तरफा कैम्बियम ने केवल द्वितीयक जाइलम का उपयोग किया। जैसे जैसे पेड़ वृद्ध होते गए, यूनिफेसियल कैम्बियम द्वारा उत्पादित लकड़ी पौधों के शीर्ष की ओर कम होती गई, जैसे कि टर्मिनल टहनियाँ युवा लेपिडोडेंड्रोन उपजी के समान होती है। आधुनिक पेड़ों की तुलना में तड़ों के तनों और शाखाओं में छोटी लकड़ी होती है, जिसमें अधिकांश परिपक्व तने होते हैं, जिनमें एक विशाल कॉर्टिकल मेरिस्टोम होता है। इस कॉर्टिकल ऊतक की लगभग समान वृद्धि बदलते मौसमों के दौरान वृद्धि में कोई अंतर नहीं दर्शाती है और निष्क्रिय कलियों की अनुपस्थिति आगे लेपिडोडेंड्रोन प्रजातियों में मौसमी की कमी को इंगित करती है। सबसे पुराने तनों का सबसे बाहरी प्रांतस्था छाल की तरह लाइकोपोडियोप्सिड पेरिडम में विकसित हुआ है। पेड़ों की पत्तियां सुई जैसी थी और युवा अंकुरों के बारे में घनी सर्पिलाकार थी, जिनमें से प्रत्येक में केवल एक ही शिरा होती थी। पत्तियां कुछ प्रजातियों में एक प्राथमिकी के समान थी और दूसरों में पिंस रॉक्स वर्गी के समान थी। हालांकि सामान्य तौर पर लेपिडोडेंड्रोन प्रजातियों की पत्तियां सिगिलरिया प्रजातियों से अलग नहीं होती थी। पत्ती कुशन फ्यूसिफॉर्म और लंबी थे, जो अधिकतम 8 सेमी की लंबाई और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई तक बढ़ते थे। पत्ती कुशन के बीच चिकने थे, जहां पत्ती के निशान तब बनते थे जब एक फोड़ा परत एक पत्ती को उसके आधार से काटती थी।
विकास के छल्ले और निष्क्रिय कलियों की कमी कोई मौसमी विकास पैटर्न नहीं दर्शाती है और समान विशेषताओं वाले आधुनिक पौधे उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं, लेकिन लेपिडोडेंड्रन प्रजातियां पूरे उपोष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में वितरित की जाती है। पेड़ एक ही समय अवधि के उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की तुलना में एक व्यापक क्षेत्र में रहते थे, जहां पेड़ उत्तर में स्पिट्सबर्गेन के रूप में और दक्षिण अमेरिका के रूप में दक्षिण में 120 डिग्री के अक्षांशीय सीमा में बढ़ते थे। मोसोजोइक युग तक विशाल लाइकोसिड मर चुके थे और उन्हें कॉनिफर के साथ छोटे क्विल्सवॉर्ड्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दूसरा, दोस्तों, क्या आप फ्रैंकलिनिया के बारे में जानते हैं? फ्रैंकलिनिया चाय परिवार थियासी में एक मोनोटाइपिक जीनस है। इस जीनस में एकमात्र प्रजाति एक फूलदार पेड़ है, फ्रैंकलिनिया अल्तामाहा, जिसे आमतौर पर फ्रैंकलिन पेड़ कहा जाता है, और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जिया में अल्तामाहा नदी घाटी के मूल निवासी है। यह 19वीं शताब्दी के शुरुआत से जंगली में विलुप्त हो गया है, लेकिन एक खेती वाले सजावटी पेड़ के रूप में जीवित है। अतीत में कुछ वनस्पतिविदों ने संबंधित जीन्स गार्डोनिया के भीतर फ्रैंकलिनिया को शामिल किया है। दक्षिण पूर्वी उत्तर अमेरिका प्रजाति गार्डोनिया लासियंथस सदाबहार पत्ते, लंबे तने वाले फूल, पंखों वाले बीज और शंक्वाकार बीज कैप्सूल में भिन्न होती है। फ्रैंकलिनिया को अब एशियाई जीनस सीमा के संबंध में करीब माना जाता है। हाल ही में डीएनए अध्ययन और थियासी में फ्लोरल ऑटोजेनी की जांच फ्रैंकलिनिया को गार्डोनिया और सीमा के साथ एक उप जनजाति में रखा है। हाइब्रिड क्रॉस का उत्पादन फ्रैंकलिनिया अल्तामाहा और गार्डोनिया लासियंथस के बीच और फ्रैंकलिनिया अल्तामाहा और सीमा अर्जेंटिया के बीच किया गया है। फ्रैंकलिनिया अल्तामाहा एक छोटा पर्णपाती पेड़ है जो 10 मीटर लंबा होता है, लेकिन आमतौर पर 4.5 से 7.5 मीटर होता है। यह अपने सुगंधित सफ़ेद फूलों के लिए बेशकीमती है, जो एक सफ़ेद कैमेलिया फूल के समान है। गंध कुछ नारंगी फूल या हनीसकल की याद दिला सकती है। पेड़ का एक सममित कुछ हद तक पिरामिड आकार होता है, जिसमें अक्सर प्रजातियों के अलग अलग व्यक्ति लगभग समान मुकुट बनाते हैं। यह अक्सर चूसता है और जमीन स्तर के करीब कई ऊर्ध्वाधर चड्डी बनाता है। छाल खड़ी सफेद धारियों के साथ धूसर होती है और इसमें एक उभरी हुई बनावट होती है। वैकल्पिक मोटे पत्ते लंबाई में 6 इंच तक होते हैं और पतझड़ में एक चमकीले नारंगी लाल रंग में बदल जाते हैं। हालांकि मुश्किल प्रत्यारोपण एक बार स्थापित होने के बाद एफ अल्तामाहा एक सदी या उससे अधिक जीवित रह सकते हैं। बीज कैप्सूल को परिपक्व होने में 12 से 14 महीने लगते हैं। लगभग सभी एंजियोस्पर्मों के विपरीत फ्रैंकलिनिया अल्तामाहा जाइगोटिक डोरमेंसी प्रदर्शित करता है। यह देर से गर्मियों या शुरुआती शरद ऋतु में परागण करता है, फिर सर्दियों में निष्क्रिय रहता है और केवल बाद की गर्मियों के दौरान फल देता है। परागण से पहले मादा गैमेटोफाइट परिपक्व होती है। परागण के तुरंत बाद दोहरा निषेचन होता है। युग्मनज अगली गर्मियों तक विकास में देरी के साथ निषेचन के तुरंत बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। भ्रूणपोष का प्रारंभिक विकास निषेचन के बाद 3 महीने तक होता है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत में यह रुक जाता है। अगली गर्मियों की शुरुआत के साथ भ्रूण जनन शुरू होता है। फ्रैंकलिन के पेड़ की खेती के लिए मुश्किल होने का कारण बागवानों के बीच एक प्रतिष्ठा है। खासकर शहरी वातावरण में यह रेतीली उच्च अम्लता वाली मिट्टी को तरजीह देता है और संकुचित मिट्टी की मिट्टी अत्यधिक नमी या इसकी जड़ों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करता है। फ्रैंकलिन के पेड़ में कोई ज्ञात कीट नहीं है, लेकिन यह फाइटोप्थोरा सिनामोमी के कारण जड़ संराध और ताद संराध के अधीन है और
सूखे को अच्छी तरह से सहन नहीं करता है। यह उद्यान की खेती के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। यह चाय परिवार में पेड़ों की 2 प्रजातियों में से एक है जो केवल खेती में मौजूद है। दूसरा कैमेलिया एम्प्लेक्सिकॉलिस है। तीसरा, दोस्तों क्या आप ग्लॉसोप्टेरिस के बारे में जानते हैं? ग्लॉसोप्टेरिस प्राचीन ग्रीक से बीज फर्ण के विलुप्त पर्मियन क्रम का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जीनस है जिसे ग्लॉसोप्टेरिडेल्स के रूप में जाना जाता है। ओटोकैरियल्स या डिक्टेरोपेट्रिडाइल्स जीनस ग्लॉसोप्टेरिस केवल पत्तियों को संदर्भित करता है। पैलियोबोटनी में इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म जेनेरा के ढांचे के भीतर ग्लॉसोप्टेरिस की प्रजातियां सुप्राकॉन्टिनेंट गोंडवाना में मध्य से लेकर उच्च अक्षांश तराई के वनस्पतियों के प्रमुख पेड़ थे। पर्मियन काल के दौरान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका गोंडवाना के विभिन्न टुकड़ों के बीच पूर्व संबंधों को पहचानने में ग्लॉसोप्टेरिस जीवाश्म महत्वपूर्ण थे। पर्मियन काल की शुरुआत के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में ग्लॉसोप्टेरिडेल्स का उदय हुआ, लेकिन अंत पर्मियन सामूहिक विलुप्त होने के दौरान विलुप्त हो गए। ग्लॉसोप्टेरिस के युवा स्तर में पुटिया दृढ़ता को आमतौर पर बिखरे हुए ताइनिएट बिसैकेट पराग के वितरण के आधार पर लागू किया गया था। हालांकि पराग की इस श्रेणी को विभिन्न बीज पौधों द्वारा उत्पादित करने के लिए जाना जाता है और ट्राइसिक उदाहरण सह संरक्षित ग्लॉसोप्टेरिस प्रतियों की अनुपस्थिति में संभवतः गैर ग्लॉसोप्टेरिड समूह से संबंधित थे, जैसे कि वोल्जियालिन, लियन कॉनिफर। कई में ग्लॉसोप्टेरिस का वितरण अब अलग हो गया। भूमाफियाओं ने एडवर्ड सूस का नेतृत्व किया इस प्रस्तावित करने के लिए कि यह दक्षिण महाद्वीप को एक बार एक सुपरकॉन्टिनेंट पेंजिया में मिला दिया गया था। ये पौधे बाकी पर्मियन के माध्यम से दक्षिणी वनस्पतियों के प्रमुख तत्व बन गए, लेकिन पर्मियन के अंत में लगभग सभी जगहों पर गायब हो गए। एकमात्र संभावित ट्राइसिक रिकॉर्ड है ग्लॉसोप्टेरिस की पत्तियां जो नीदपुर भारत के पास गोपद नदी के तट पर उजागर हुई है, लेकिन नीदपुर में पर्मियन और ट्राइसिक स्तर के दोषपूर्ण और जटिल संयोजन के कारण ये रिकॉर्ड भी इसके अलावा भले ही कुछ ग्लॉसोप्टेरिस पत्तियां अंत पर्मियन विलुप्त होने की क्षितिज से ऊपर बनी रहती है। यह स्तर गोंडवाना की महाद्वीपीय सेटिंग्स में पर्मियन ट्राइसिक सीमा को कई 100,000 वर्षों तक पूर्व तारीख और ग्लॉसोप्टेरिस के कोई ठोस उदाहरण नहीं है। आत्मविश्वास से दिनांकित ट्राइसिक स्तर है। हालांकि अधिकांश आधुनिक वनस्पति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में ग्लॉसोप्टेरिड्स को ट्राइसिक के बाद के हिस्सों में और कुछ मामलों में जुरासिक में जारी रहने का हवाला दिया गया था। ग्लॉसोप्टेरिस एक जंगली बीज असर वाला झाड़ी या पेड़ था। कुछ स्पष्ट रूप से 30 मीटर लंबा तक पहुंचता था। उनके पास एक नरम लकड़ी इंटीरियर था जो परिवार को कॉनिफर जैसा दिखता था। बीज अलग अलग शाखाओं वाली या जुड़ी संरचनाओं की तरफ पैदा हुए थे और पराग युक्त माइक्रोस्पोरिंगिया पतले तंतुओं की युक्तियों पर गुच्छों में पैदा हुआ था। बीज और परागकण दोनों अंग आंशिक रूप से पत्तियों से जुड़े हुए थे या कुछ मामलों में संभवतः कुल्हाड़ियों में स्थित थे। पत्तों की चपटा बीज असर संरचनाओं की समरूपता विशेष रूप से विवादास्पद बनी हुई है। कुछ तर्क देते हैं कि उपजाऊ अंग मेगास्पोरिफिल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्य ने संरचनाओं को चपटा बीज असर अक्षीय अक्ष के रूप में व्याख्या की है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ग्लॉसोप्टेरिड्स एक रस है या द्विअंगी थे। तथ्य यह है कि कुछ परतों में केवल पराग अंग वाले पत्ते और बीजांड नहीं पाए गए थे। यह सुझाव देते हैं कि कम से कम कुछ प्रजातियां बाद की थीं। चौथा, दोस्तों क्या आप वियोला हिस्पिडा के बारे में जानते हैं? वियोला हिस्पिडा जीनस वियोला में एक पौधे की प्रजाति है। यह फ्रांस में पाया जाता है।
यह द्विवार्षिक या बारहमासी जड़ी बूटी 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है और इसमें एक चमकदार तना होता है। स्टाइप्यूल को काट दिया जाता है और इसमें एक संपूर्ण केंद्रीय लोब होता है। सभी वायलेट की तरह फूल जाइगोमॉर्फिक होते हैं। पंखुड़ियां हल्के बैंगनी रंग की होती है। स्पर कैलेक्स से 6 से 7 मिलीमीटर बड़ा होता है। फूलों की अवधि मई से जून तक होती है। वायोला क्राइना 1878 में फ्रांकोइस जेवियर गिलोट द्वारा एक स्वतंत्र प्रजाति के रूप में वर्णित आबादी थी। फ्रांसीसी विभाग यौन में एक ही इलाके से पहली बार 1860 में रिपोर्ट की गई थी। यह संग्रह टोननेरे के दक्षिण पूर्व क्राई के क्षेत्र में छोटे चूना पत्थर के बहिर्वाह पर बनाया गया था और इस रूप के प्रवेश कुछ समय के लिए खेती में बने रहे। यह अब मौजूद नहीं है। इस स्थान की जनसंख्या 1930 तक गायब हो गई। यह एक प्रजाति है जो कैल्साइट समृद्ध चट्टानी क्षेत्रों में निवास स्थान में प्रतिबंधित है और यह सीन और एंडल नदियों की घाटियों के वितरण में प्रतिबंधित है। 5वां, दोस्तों, क्या आप अरुकारियोक्सिलॉन अरिज़ोनिकम शंकु वृक्ष के बारे में जानते हैं? यह एक विलुप्त प्रजाति है जो एरिज़ोना का राज्य जीवाश्म है। इस प्रजाति को बड़े पैमाने पर पेड़ की चड्डी से जाना जाता है, जो उत्तरी एरिज़ोना के रेगिस्तानी बैडलैंड्स में चिनले फॉर्मेशन से बाहर निकलती है और जर्मनी के केमनिट्ज, मेनिटवर्ती, न्यू मैक्सिको और केमनिट्ज पेट्रीफाइड फॉरेस्ट, विशेष रूप से 378.51 वर्ग किलोमीटर पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क में है। वहाँ ये स्थानीय रूप से इतनी प्रचुर मात्रा में है कि इनका उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया गया है। इस पेड़ की पेट्रीफाइड लकड़ी को अक्सर इंद्रधनुष की लकड़ी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कुछ नमूने प्रदर्शित होने वाले रंगों की विशाल विविधता के कारण लाल और पीले लोहे के ऑक्साइड के बड़े कण रूपों द्वारा निर्मित होते हैं। पीला लिमोनाइट होता है और लाल हेमेटाइट होता है। बैंगनी रंग क्वार्ट्ज मैट्रिक्स में वितरित हेमेटाइट के अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार से आता है, न कि मैंगनीज से, जैसे कि कभी कभी सुझाव दिया गया है। ट्राइसिक काल में एरिज़ोना सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के उत्तर पश्चिमी कोने में एक सपाट उष्णकटिबंधीय विस्तार था, जो कि लगभग 250 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व था। वहाँ एक जंगल उगाया जिसमें एरिज़ोनिकम 60 मीटर जितना ऊंचा था और व्यास में 60 सेंटीमीटर से अधिक मापा गया था। जीवाश्म अक्सर कीट लार्वा के बोरहोल दिखाते हैं, संभवतः आधुनिक परिवार टिनिडे के सदस्यों के समान भृंग। यह औराकारिसेसी परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। उन्हें पहली बार 1889 में अमेरिकी पैलियोबॉटनिस्ट फ्रैंक हॉल नोल्टन द्वारा वर्णित किया गया था। इनकी नाम की वैधता पर सवाल उठाया गया कि एरिज़ोनिकम वास्तव में कई अलग अलग प्रजातियों और प्रजातियों से बना हो सकता है। 2007 में नोल्टन द्वारा प्रजातियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिंटिम्स पर किए गए अध्ययन से पता चला कि वे 3 प्रजातियों से संबंधित है। उन्हें अस्थायी रूप से पुलसिल वॉक्सिलॉन एरिज़ोनिकम, पुलसिल वॉक्सिलॉन डॉघटी और चिनले ऑक्सिलॉन नोल्टोनी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार जीनस अरुकारियोक्सिलॉन अनावश्यक और नाजायज हो सकता है और पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क के पेट्रीफाइड लॉग्स को शुरू में विश्वास की तुलना में अधिक विविधता से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को टिंग प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।